अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई थिंक यू विल बी फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब क्यों हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत महसूस हुई, क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है। उसके बारे में उसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो टेक्सास आप लोगों ने मुख्तलिफ पढ़े थे वो थे उसके यूनिट्स। और उसके अलावा आज जो चीज़ हम लोगों ने पढ़नी है वो है नोमेनक्लेचर। तो ये देखें, ये हमारे पास है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नेम टेंथ्रा। उसका क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया हुआ है, मतलब उसके जीनस, स्पीशी, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम और डोमेन्स वगैरह सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। इसी तरह से हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमंस हों, चाहे वो कोई प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो, इसी तरह से हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं फ्रॉम किंगडम टू स्पीशी लेवल। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि क्लासिफिकेशन क्या चीज़ थी। ये हमारे पास है अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट टेक्सा अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज़ प्रेजेंट इन बिटवीन दैम। तो हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किंगडम से लेकर स्पीशीज़ तक डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्यों हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत महसूस हुई, क्यों हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 15 लाख है। इतनी बड़ी जो हमारे पास स्ट्रेंथ मौजूद है, इनसे डील करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि कोई डिजीज़ टेक प्लेस हो जाए, कोई डिज़ास्टर आ जाए, तो कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म उस डिज़ीज़ की वजह से या उस डिज़ास्टर की वजह से अफेक्टेड हो सकते हैं, ये हमें पता चल जाएगा जब हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया हुआ होगा। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि कोरोना डिजीज़ है, तो इसके होस्ट सिर्फ ह्यूमन बींग्स हैं, बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हैं। अगर हमें ह्यूमन बींग्स की कैटेगरीज का ना पता हो तो हम लोग उनकी डिज़ीज़ को भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, नहीं जान सकेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने इस पर्पज़ के लिए क्या किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की बेसिस हैं जिसके बुनियाद पर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके मुख्तलिफ टेक्सास में डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमोंग इंडिविजुअलिटी दैट इज़ सिमिलैरिटी इन द फॉर्म और स्ट्रक्चर। हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनमें पाए जाने वाली सिमिलैरिटीज़ जो कि उनकी स्ट्रक्चर में हो सकती हैं या उनके फंक्शन में हो सकते हैं। देखें कि बाज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर की बुनियाद पर एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, बाज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन के लिहाज से एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इंसेक्ट्स और बर्ड्स दोनों ही फ्लाई करते हैं, यानी कि फंक्शन की बुनियाद पर उनमें सिमिलैरिटी मौजूद है। लेकिन अगर हम लोग उनके विंग की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो विंग की स्ट्रक्चर में कोई सिमिलैरिटी मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम लोग सारे बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स आपस में काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शन के एतबार से भी। All living organisms are related to one another at some point in their evolutionary history। लेकिन अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी कि उनका बैकग्राउंड चेक करें तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी एक पॉइंट पर एक जैसे हैं। किस तरह से एक जैसे हैं? जैसे कि हम लोग कहते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट करते हैं सेल पर, यानी कि उनकी जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो सेल है। हाउ ऑर्गेनिज्म ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर देन अदर। वही बात, यानी कि बर्ड्स और इंसेक्ट वाली, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं बनिस्बत दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एग्जाम्पल पिजन की पड़ी थी और स्पैरोज़ की बड़ी थी कि स्पैरोज़ और पिजन्स आपस में काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। सिर्फ फंक्शनली ये इंसेक्ट से मिलते हैं, बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलते, ठीक है। लेकिन इंसेक्ट्स की अगर हम लोग विंग की स्ट्रक्चर चेक करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो पिजन्स और स्पैरोज़ की स्ट्रक्चर्स तो मिलती जुलती होंगी, लेकिन इंसेक्ट से विंग की स्ट्रक्चर पिजन और स्पैरो से मिलती जुलती नहीं होती। उसके अलावा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है? बायोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड ऑल थिंग्स इनटू ग्रुप शोइंग सिमिलैरिटी बेस्ड अपॉन
यानी कि किस तरह से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टेक प्लेस होती है, उसकी क्या क्या बुनियादी खुसूसियात हो सकती हैं, या किस बेस पर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं। तो वन ऑफ देम इज़ साइटोलॉजी, सेकंड इज़ होमोलॉजी एंड फोर्थ वन इज़ फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स। मींस साइटोलॉजी हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ सेल्स, होमोलॉजी स्टडी ऑफ similar structure, physiology study of physiological function and genetics is the study of genes or study of DNA। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ग्रुप्स और लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो हम लोगों ने टेक्सास पढ़े थे वो क्या चीज़ हैं। लेवल्स और ग्रुप्स, लार्ज ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स अनटिल स्पीशीज लेवल। तो हम लोग क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को लें तो पहले उनको क्या करेंगे, 5 ग्रुप्स में तकसीम कर देंगे। जो ग्रुप्स हम लोगों ने बनाने हैं वो कहलाएंगे किंगडम। किंगडम को हम लोग मज़ीद फाइलम में, फाइलम को क्लास में, क्लास को आर्डर में, और आर्डर को जनरा, और जनरा से स्पीशीज में कन्वर्ट कर देते हैं। जो सबसे बेसिक और सबसे छोटा यूनिट होता है वो है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो क्लासिफिकेशन हमारे पास ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन है जो कि इंटरप्रेट कर सकते हैं और अपने जैसे नए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो ऑफस्प्रिंग जो ये प्रोड्यूस करते हैं वो भी फर्टाइल इन नेचर होते हैं, अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्दर प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्पीशीज़ होने के लिए ज़रूरी ये है कि एक स्पीशी के सारे मेंबर अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, ना कि इनफर्टाइल लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। हाउएवर इंटरब्रीडिंग को हम लोग एक क्राइटेरिया के तौर पर नहीं ले सकते ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होती है, क्योंकि एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में इंटरब्रीडिंग टेक प्लेस नहीं होती। लिहाजा हम लोग ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए स्पीशी को बुनियादी यूनिट नहीं कह सकते। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज़ क्या हैं? ईच स्पीशी पोजेस इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल, बिहेवियर, कैरेक्टर। आप देखें कि हम लोग ह्यूमन बींग्स जो हैं एक अलग स्पीशीज़ हैं। किस तरह से अलग स्पीशीज़ हैं? हमारी स्ट्रक्चर बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसी नहीं है। इसी तरह से हमारा जो इकोलॉजिकल बिहेवियर है, हम लोग किस तरह से एक इन्वायरमेंट में रहते हैं वो भी चेंज है। उसके अलावा हमारे बिहेवियर्स, हमारे खाने पीने की आदत, उसके बाद हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, यानी कि हमारी बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी चेंज हैं। उसके अलावा स्पीशीज़ आर इंडिपेंडेंट एवोल्यूशनरी यूनिट। इंडिपेंडेंट से मुराद कि एक स्पीशी अपने सर्वाइवल के लिए किसी दूसरी स्पीशी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हम लोगों का ये मानना है कि जो स्पीशी जैसे है वो वैसे ही थी, यानी कि एक स्पीशी दूसरी स्पीशी से ओरिजिनेट नहीं होती बल्कि इंडिपेंडेंट होती है। उसके अलावा डिफरेंट स्पीशीज़ डू नॉट एक्सचेंज जीन्स बिटवीन दैम। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इफ़ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस बिटवीन हॉर्स एंड डंकी देन म्यूल विल बी प्रोड्यूस दैट विल बी infertile in nature. So it means to say that exchange of genes between different species does not take place at anywhere. नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि यूनिट से मुराद कि आप लोग देखें कि हर एक चीज़ का एक सांचा होता है, एक मॉडल होता है जिसके अकॉर्डिंग आप लोग उस चीज़ को नापते हो। ठीक है, लेंथ नापने के लिए आप लोगों को मुख्तलिफ मीटर्स चाहिए होते हैं, जिसमें सेंटीमीटर आ जाता है, मीटर आ जाता है, किलोमीटर आ जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करते हो, किसी भी जगह के फासले को नापते हो। तो यहाँ पर आप लोगों ने जिस चीज़ की पैमाइश करनी है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जिस तरह से आप लोग देखें कि सबसे छोटा यूनिट होता है नैनोमीटर, पिकोमीटर, उसके बाद आ जाता है सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर के बाद मीटर, मीटर के बाद किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लोग अगर वही चीज़ जहन में रखें तो स्पीशी हमारे पास सबसे छोटा यूनिट है। उसके बाद हमारे पास बड़ा यूनिट आता है जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन एंड लाइफ। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया हुआ है, लाइफ को कैटेगराइज किया हुआ है मुख्तलिफ फॉर्म्स में। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो सिमिलैरिटीज़ बढ़ती जाती हैं,
बल्कि कम होती जाती हैं, सिमिलैरिटीज़ कम होती जाती हैं। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं सिमिलैरिटीज़ बढ़ती जाती हैं। ऊपर वाले डोमेन्स जो हैं यानी कि ऊपर वाले जो टेक्सास हैं उनके अंदर ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप लोग छोटे यूनिट यानी कि स्पीशी की तरफ आते हो तो नंबर ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम होता जाता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है? Biological classification or scientific classification in biology is a method of scientific taxonomy। मतलब ये एक तरीक़ाकार है साइंटिफिक टैक्सोनॉमी में आप लोग उसको यूज़ करते हो। किस लिए यूज़ करते हो? टू ग्रुप एंड कैटेगराइज ऑर्गेनिज्म, ताकि आप लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सको, डिवाइड कर सको इनटू ग्रुप्स सच एज जीनस और स्पीशीज़। ये ग्रुप्स कोई भी हो सकते हैं, जीनस हो सकती है, स्पीशीज़ हो सकते हैं। इनमें से हर एक ग्रुप को आप लोग कहते हो टैक्सा, ठीक है। तो व्हाट आर टैक्सा? टैक्सास आर एनी ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किंगडम, किंगडम क्या चीज़ है? किंगडम जो है हमारे पास सबसे बड़ा एक लार्जेस्ट यूनिट होता है क्लासिफिकेशन के लिए, जिसके बाद बाकी यूनिट्स स्टार्ट होते हैं। ईच किंगडम इज सिस्टमेटिकली डिवाइडेड टू लोअर ग्रेड। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास था किंगडम, फिर उसके बाद आता है फाइलम। फाइलम के अंदर रिलेटेड क्लासेस मौजूद होती हैं। क्लासेस के अंदर क्या चीज़ होती है? क्लासेस के अंदर मुख्तलिफ ऑर्डर आ जाते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्डर्स की, तो ऑर्डर्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की फैमिलीज़ शामिल होती हैं। और फैमिलीज़ में अगर हम लोग देखते हैं तो फैमिलीज़ में मुख्तलिफ जेनरा मिलते हैं तो एक फैमिली बनाते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ स्पीशीज़ मिलती हैं और जीनस बनाती हैं, और मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स मिलकर एक स्पीशी बनाते हैं। इस तरह से हमारे पास स्पीशी जो है वो एक सबसे छोटा, सबसे बुनियादी यूनिट होता है। इसके अंदर नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल सबसे कम होता है, जबकि किंगडम के अंदर नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रिजेंबल वन अनदर मोर देन डू द मेंबर्स ऑफ द हायर टैक्सा। जैसे जैसे आप लोग, मैंने कहा कि ऊपर की तरफ जाते हैं तो सिमिलैरिटीज़ कम होती हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रिजेंबलेंस आ जाती है। इसी तरह से नीचे की तरफ आते हैं रिजेंबलेंस कम होती जाती है। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फॉर्म स्पीशीज़ टू किंगडम अ हायरार्की एज डिस्क्राइब इन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न। यहाँ पर हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न, यानी कि जी मेज़ की क्लासिफिकेशन दिखाई गई है, ठीक है। तो आप लोग देखें कि स्पीशी जो है सबसे छोटा ग्रुप है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल सबसे कम है, जीनस में थोड़े ज़्यादा है, फैमिली में मज़ीद ज़्यादा है, ऑर्डर में और ज़्यादा हैं। जैसे जैसे आप लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं सिमिलैरिटीज़ बढ़ रही हैं, जैसे जैसे सिमिलैरिटीज़ बढ़ती हैं तो उसके साथ साथ नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स भी बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है, मतलब आज का लेक्चर जो हमारा था वो है नोमेनक्लेचर। दैट व्हाट इज़ नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम्स असाइन किए जाते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो हैं उनका साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है। इसी तरह से पी प्लांट की बात करते हैं तो उसका नाम पाइसन सेटिवम है, ठीक है। तो ये क्या है कि मुख्तलिफ नेम्स हैं जो कि साइंटिफिक होते हैं। अब साइंटिफिक नेम का साइंटिफिक होना क्यों ज़रूरी है, मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम तजवीज़ करने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई? रीज़न फॉर द साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, हम लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जिन्हें लोगों ने कॉमन नेम दे दिया है। अब कॉमन नेम जो है किसी एक जगह पर बोला जाता है, जबकि दूसरी जगह पर उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई और नाम होता है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में प्याज को मुख्तलिफ जगहों पर प्याज कहते हैं, कहीं पर गंडा कहते हैं, कहीं पर हसल और बसल कहा जाता है, ठीक है। लेकिन एक साइंटिफिक नेम ऐसा नेम होता है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड जाना जाता है। फॉलोइंग आर द थ्री मेजर रीजन फॉर द गिविंग साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट क्या थी? डिफरेंट नेम फॉर सेम ऑर्गेनिज्म। वही बात, यानी कि एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ नामों का होना एक रीज़न थी कि साइंटिफिक नेम होने चाहिए, ताकि आप लोग अगर अमेरिका में जाते हो, बरतानिया में जाते हो, तो आप लोग उस चीज़ का वही नेम लो तो लोग जान जाएं कि आप लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप लोग प्याज अमेरिका में जाकर प्याज को प्याज बोलते हो तो उन लोगों को नहीं पता होगा कि आप लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। इफ़ डिफरेंट कंट्रीज़ इन डिफरेंट कंट्रीज़
इट वुड हैव अनदर सेट ऑफ नेम्स। इसी तरह से मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ उन चीज़ों के नेम्स जो हैं वो चेंज होंगे। सिमिलरली अमलतास को अरगड कहते हैं, गुरमाला कहते हैं, गोल्डन शावर कहते हैं, पर्जिंग कैशिया कहते हैं। ये मुख्तलिफ नाम हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पर बोले जाते हैं। उसके अलावा दूसरी वजह ये थी, यानी कि मुख्तलिफ रीज़न्स, मैंने आपको बताया कि 3 रीज़न्स थी। तो दूसरी रीज़न ये थी, वन नेम ऑफ मैनी ऑर्गेनिज़म, एक ही लिविंग ऑर्गेनिज़म का, पहले हम लोगों ने पढ़ा कि एक ही लिविंग ऑर्गेनिज़म के मुख्तलिफ नेम। अब हम दूसरी वजह ये है कि एक नाम जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म को दे दिया जाता है। जैसे कि एक बर्ड था जो कि काऊ की तरह का था, उसको क्रॉ की तरह का था, उसको सारे क्रॉ के लिए यूज़ कर लिया जाता था। ऐसे क्रॉ जिनकी नेक ब्लैक होती थी, ऐसे क्रॉ जिनकी जो साइज़ में क्रॉ से बड़े थे, ऐसे क्रॉ जिनकी नेक वाइट थी, सबको क्रॉ का नाम दे दिया जाता था। इन सम केसेस अ सिंगल नेम रेफर टू सेवरल डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल। व्हाट इज़ ब्लूबेल? तो व्हाट इज़ ब्लूबेल? ब्लूबेल एक प्लांट का नाम था जिसके फ्लावर बेल शेप थे, लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ कलर्स मुख्तलिफ फ्लावर्स आए, लेकिन प्लांट्स मुख्तलिफ थे, लेकिन उनके अंदर बेल शेप फ्लावर होने की वजह से हर एक को नाम दे दिया जाता था ब्लूबेल ब्लूबेल ब्लूबेल। हालांकि उनके मुख्तलिफ फीचर्स थे, उनकी बाकी जो खूबियाँ थी वो एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं थी, यानी कि जो ब्लूबेल फ्लावर्स थे उनकी खूबियाँ, उन जैसी खूबियाँ उसके अंदर मौजूद नहीं थी। सिमिलरली द वर्ड ब्लैक बर्ड, वही बात जो मैंने आप लोगों को पहले बताई कि ब्लैक बर्ड ऐसे परिंदों को कहा जाता था जो क्रॉ होता था, लेकिन क्रॉ से मिलते जुलते सारे बर्ड्स को ब्लैक बर्ड कहा जाने लग गया। ठीक है, तो एक वजह बन गई कि हम लोग क्यों साइंटिफिक नेम ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तीसरी वजह ये थी कि साइंटिफिक नेम के अंदर जेनेटिक बेसिस का नहीं बताया जाता था, ये नहीं बताया जाता था कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वाकई ही उस कैटेगरीज में आते हैं या नहीं आते। मतलब कि जैसे कि सिल्वर फिश एक्चुअली ये फ़िश नहीं है, इसी तरह से क्रेफिश फ़िश नहीं है, जेलीफिश फ़िश नहीं है, स्टारफिश फ़िश नहीं है, क्योंकि फ़िश के फ़िश होने के लिए ज़रूरी है कि उनके अंदर वर्टिबल कॉलम मौजूद हो। क्योंकि फ़िश को जब हम लोग कैटेगराइज करते हैं और देखते हैं कि फ़िश एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कार्टिलेज की बनी हुई या हड्डियों की बनी हुई बैकबोन मौजूद होती है, तो लिहाजा इनमें से कोई भी फ़िश इस डेफिनेशन पर पूरी नहीं उतरती, लिहाजा हम लोग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ़िश नहीं कह सकते। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या चीज़, मतलब कि बाय डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो ये क्या है। कार्लस लिनियस ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, वो एक स्वीडिश बोटेनिस्ट था, उसने डिवाइस किया एक सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। ठीक है, ये क्या चीज़ है? हिज सिस्टम इज़ यूज टुडे इंटरनेशनली। पहले क्या था कि उसका सिस्टम सिर्फ वही जानता था, अब उसका दिया हुआ सिस्टम सारे वर्ल्ड के अंदर जाना जाता है। He discarded the common name of the plant and gave each one scientific name. उसने जितने भी कॉमन नेम थे उनको ख़त्म कर दिया और उनकी जगह पर नए साइंटिफिक नेम इंट्रोड्यूस करवाए। He took the scientific name from the Latin word. उसने ये बात तजवीज़ की, ये मतलब बात ज़ेरे गौर लाया कि जो साइंटिफिक नेम होंगे ये ना तो इंग्लिश होंगे, ना अमेरिकन इंग्लिश में होंगे, ना ही कोई भी रीजनल लैंग्वेज होगी, बल्कि इट विल बी इन लैटिन वर्ड। लिनियस पब्लिश्ड द लिस्ट ऑफ नेम ऑफ द प्लांट in 1753. The scientific name of the each plant had 2 parts. अब साइंटिफिक नेम होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि एक साइंटिफिक नेम 2 नेम्स पर कंसिस्ट करता है। यूजली द नेम रेफर टू सम करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म और द पर्सन हु कलेक्टेड इट। अब ये जो नेम हैं ये हो सकते हैं किसी ऐसे साइंटिस्ट के नेम हो सकते हैं जिन्होंने उनके ऊपर काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया, या उनको इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, इसी तरह से ये उसकी फ़िज़िकल फीचर्स की बुनियाद पर हो सकते हैं। हिज सिस्टम सेपरेट रैपिडली एंड बिकम द सो पॉपुलर
that he used it later on naming animal and published his list in 1758। मतलब साइंटिफिक नेम जो है वो 2 नेम्स पे कंसिस्ट होता है, एक होता है उसका जेनेरिक नेम और एक होता है उसका स्पेशल नेम। जब उसने एक लिस्ट तैयार कर ली तो 1758 में उसको इंट्रोड्यूस करवाया, पब्लिश करवाया उसको। मैनी ऑफ हिज नेम्स आर यूज टुडे, और उसके बनाए हुए कुछ नेम आज तक इस्तेमाल किए जाते हैं। रूल्स क्या हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के? लीनियर सिस्टम ऑफ गिविंग ईच स्पीशी अ साइंटिफिक नेम कंप्राइजिंग 2 वर्ड्स, मतलब कि मैंने आपको पहले बताया कि एक जो साइंटिफिक नेम होता है 2 नेम्स पे कंसिस्टेड होता है। जेनेरिक नेम जो कि उसकी जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और एक होता है उसका स्पीशी नेम जो कि स्पीशी को रिप्रेजेंट करता है। स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम फॉर ऑनियन इज़ एलियम सीपा। अब यहाँ पर एलियम जो है उसका जेनेरिक नेम है, जबकि सीपा उसकी स्पीशी है। ये हमारे पास अनियन का है। इसी तरह से अमलतास के पौधे के लिए जो साइंटिफिक नेम है कैशिया फुस्टुला है। होमो सेपियंस इंसानों का साइंटिफिक नेम है। बोटानिकल नेम फॉर पोटैटो इज़ सोलेनम ट्यूबरसम एंड फॉर ब्रिंजल इज़ सोलेनम मेलेंजीना। The same generic name for potato and brinjal reflect close relationship between these 2 species। आप देखें कि यहाँ पर सोलेनम 2 दफ़ा आया है, एक दफ़ा पोटैटो के लिए आया है और एक दफ़ा ब्रिंजल के लिए आया है। मीन्स टू से कि इन दोनों के अंदर जेनेरिक सिमिलैरिटीज़ मौजूद है या इनकी जीनस एक जैसी है, ठीक है, यानी कि दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर साइंटिफिक नेम ने एक और प्रॉब्लम दूर कर दी कि सिमिलैरिटीज़ के बारे में बता दिया, जबकि लास्ट जो नेम था वो इस किस्म का कोई शोबा शो नहीं करता था। उसके बाद एवरी स्पीशी हैज़ ओनली 1 साइंटिफिक नेम, और हर एक स्पीशी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, ठीक है। वो उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सारी चीज़ें जो हैं एक साइंटिफिक नेम के ज़रिए से हमें मालूम हो जाती हैं।